हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये सेशन मैं लेने वाला हूँ ये है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो साइकोलॉजी है ये किस तरह की साइंस है, जो ये मनोविज्ञान है ये किस तरह का विज्ञान है, किस तरह की साइंस है। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और अपने मैं नए व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं साइकोलॉजी टीच करता हूँ और इन दिनों मैं जो है बिल्कुल राइट फ्रॉम स्क्रैच, जिसको जीरो से कहते हैं, वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे साइकोलॉजी की आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ टेट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुरानी वीडियोस देखिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे वो आपकी जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी हो, सारा मैं यहाँ पे आपको टीच कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कॉपी किताब लेके बैठ जाएं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, लेटर ऑन प्रिपेयर कर लेना। आज का जो सेशन है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की कितनी ब्रांच है। देखिए, साइकोलॉजी की कोई एक या दो ब्रांच नहीं है, इसकी काफ़ी सारी ब्रांच है। इनफैक्ट इस सेशन में मैं आई थिंक 10-11 ब्रांच आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली नाम थोड़े चेंजेस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी डेफिनेशनों का सेम ही होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो पुरानी वीडियोस एक बार देख लेना कि साइकोलॉजी होती क्या है। डेफिनेशन मैंने आपकी साइकोलॉजी को बताई है, मतलब आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन बता दी थी। और साइकोलॉजी किस तरह की साइंस होती है, पॉजिटिव साइंस होती है, इन सबका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है। ठीक है, और अगर वीडियोज़ नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये वीडियोज़ विदाउट वॉचिंग दोज वीडियोज़ आपको क्लियरली इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ऑल्दो मैं कोशिश अच्छे से करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले साइकोलॉजी हैज़ टू एस्पेक्ट, प्योर एंड अप्लाइड। ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड। अप्लाइड मतलब जो भी यहाँ पे हम आइडियाज़, जो भी सिद्धांत हम यहाँ पे बनाते हैं, दैट इज़ बीइंग अप्लाइड, वो अप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम इसको एजुकेशनल फील्ड में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। उनमें से कुछ जो पार्ट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो मैं आपको बता दूँ। एक तो है जर्नल साइकोलॉजी के नाम से है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, एडोलेसेंस, एबनॉर्मल, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी। ओके, ये सारी की सारी जो हैं वो प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी। और उसके बाद अगर हम अप्लाइड की बात करें, जहाँ पे हम रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं दूसरों के ऊपर, तो उनमें आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, क्राइम साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और ये जो हैं ये अप्लाइड साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ ब्रांचेस आपको बता रहा हूँ। अब इन्हीं ब्रांचेस को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो साइकोलॉजी है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, प्योर एंड अप्लाइड। ठीक है, प्योर वो होता है जो कि जहाँ पे मोस्टली हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, और अप्लाइड वो चीज़ होती है जहाँ पे हम जो भी हमारे नियम बने हैं साइकोलॉजी के अंदर, वहाँ पे हम जो है ग्राउंड लेवल पे जाके हम उन लॉज को, नियम को अप्लाई कर सकें। मतलब आप अप्लाइड फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि जनरल साइकोलॉजी होती क्या है। सॉरी फॉर दैट, जनरल साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द जनरल नेचर ऑफ मैन। देखो, ये जो लाइन है ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाती है। यहाँ पे हम जनरल नेचर पढ़ते हैं किसी भी पर्सन का। ठीक है, चाहे वो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेंसेशन हुआ, परसेप्शन हुआ, लर्निंग हुआ, मेमोरी हुआ, इमोशंस हुआ, फीलिंग हुआ। मतलब जो इंसान मतलब मान लो दो तरह के इंसान हैं, तो उन दोनों में उनकी जो जर्नल, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होगा, जो कॉमन उनके फीचर्स होंगे,
उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे कि परसेप्शन, अनुमान लगाना, लर्निंग, कि बहुत सारे जो पर्सन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किस तरीके से सीखते हैं या किस तरीके से वो याद करते हैं, उन सभी के इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, किस तरीके से वो अफेक्ट होती हैं, वो सारी सारी। देखो यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है तो सारे के सारे जो बंदे हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो सोच सकें, कुछ उनके अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, सभी के अंदर भावनाएं होती हैं। ऐसा कोई इंसान शायद नहीं होगा इस संसार में जिनकी कोई इमोशंस नहीं होते या जिनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई हैं, जैसे सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, ये सारे के सारी जर्नल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, हर इंसान जो है लर्न कर सकता है, हर इंसान हर इंसान की परसेप्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, सेंस कर सकता है, इमोशन सबके होते हैं, फीलिंग सबके होती है, थिंक कर सकता है, ये सारी जो है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस साइकोलॉजी के अंदर यानी कि जर्नल साइकोलॉजी के अंदर हम इन सभी चीज़ों को जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे हम एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती है। ठीक है, ग्रुप में कोई इंडिविजुअल की बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जर्नल यानी कि जर्नलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें होती हैं जर्नल साइकोलॉजी के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे हम ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई इंसान जब, जैसे सपोज करो कि कोई इंसान लर्न कर रहा है, हम स्टडी कर रहे हैं कि इंसान लर्न कैसे करता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। मतलब उस इंसान के सबसे पहले तो बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो। ठीक है, उसके नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझो, रिसेप्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं। तो मतलब ये सारा का सारा जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे ग्रोथ हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कि स्फेलोकोडल होती है, प्रॉक्सिमल स्टिल होती है, ये सारे के सारे जो हैं बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई ग्रोथ है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस साइकोलॉजी के अंदर हम फिजियोलॉजिकली किसी भी ह्यूमन बॉडी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आते हैं और किस उम्र में किस एज ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेट एग्ज़ाम के लिए भी, चाहे आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप STET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP TET, इन सभी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये एक प्रकार का ऐसा फील्ड है दोस्तों कि यहाँ पे यानी कि चाइल्डहुड की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा पीरियड है कि इस दौरान किसी भी इंसान ने जो भी समझ लिया, बचपन के अंदर जो चीज़ें अच्छे से हमें समझ में आती हैं वो पूरी लाइफ जो है हमारा साथ देती हैं। ठीक है, तो इस पीरियड यानी कि चाइल्डहुड का एक ऐसा पीरियड है कि अगर हम कुछ गलत सीखेंगे तो पूरी ज़िंदगी हम गलत चीज़ें करते रहेंगे, अगर कोई चीज़ अच्छी सीखते हैं तो पूरी ज़िंदगी जो है वो चीज़ें अच्छी हमारे साथ रहेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है ये, और ये एकमात्र ऐसा पीरियड है कि जहाँ पे किसी भी इंसान की या किसी भी लर्नर की सीखने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम। चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है लाइफ का। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट हैबिट्स फ्रॉम ड्यूरिंग द एज लास्ट फॉर लाइफ। ठीक है, इस दौरान जो हैबिट्स हमारी बन जाती हैं वो पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देती हैं या पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ रहती हैं। दिस इज़ एन आइडियल पीरियड, एक आइडियल पीरियड है। यहाँ पे जो लर्नर है, जो चाइल्ड है, वो बहुत ही जल्दी सीखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और इन वीडियोस का बनाने का जो मोटिव था वो यही है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट्स गो टुगेदर इन दिस एज। ये अगर आपने थोड़ा बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि फिजिकल मतलब बॉडी, जो बॉडी से रिलेटेड है, मेंटल जो मतलब दिमाग से रिलेटेड है,
वो सारे के सारे जो हैं पैरेलल, देखो पैरेलल मतलब एक साथ चलते हैं। दिस डेवलपमेंट्स इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल ग्रोथ। ठीक है, ये हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि जो आपका डेवलपमेंट जो ऑल अराउंड ग्रोथ की बात अगर हम करें तो उसमें इंटेलेक्चुअल यानी कि आपकी बौद्धिक, आपके दिमाग के बारे में, इमोशनल आपकी भावुकता के बारे में, सोशल आप किस तरीके से दूसरों से कनेक्ट होते हो, और मॉरल ग्रोथ आपकी जो मतलब जो आपकी तर्क शक्ति है, जो मॉरल ग्रोथ है जो आपकी, वो किस तरीके से डेवलप होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी नैतिकता, मॉरल ग्रोथ को हिंदी में नैतिकता बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस पीरियड में यानी कि जो चाइल्डहुड का जो पीरियड है बच्चे का, इसमें इंटरेस्ट उनका रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अच्छे से स्टडी करते हैं और प्रिंसिपल्स बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हम मतलब इसको पढ़ने का मोटिव क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड साइकोलॉजी को हम पढ़ते क्यों हैं। देखो भाई, हम जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि हम एज ए टीचर हूँ मैं, ठीक है, और मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो अब पहले क्या होता था कि पहले जो है अगर टीचर क्वेश्चंस करा रहा है तो ठीक है, वो एक क्वेश्चन जो है वो सभी पे अप्लाई होता है, वो याद कराने की कोशिश करता है, बच्चे याद भी करते हैं और कुछ बच्चे याद भी नहीं करते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक ढर्रे पे चलता था सब कुछ, ठीक है, कोई टीचर इतना ध्यान देता नहीं था, बच्चे भी इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है भाई चल रहा है तो चलने दो, मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है स्टडी चेंज हो चुकी है। अब अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम साइकोलॉजी में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग दैट चाइल्ड कि वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स उस बच्चे के ऊपर लगाते हैं, हमें कोज पता चलता है कि वो बच्चा ये रीज़न है कि वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो वो सारी जो स्टडी होती है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ही आती है। ठीक है, कोई बच्चा अगर अच्छा लर्नर है, इंटेलिजेंट है, तो बच्चा क्यों अच्छा इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट क्यों है वो, तो ये सारा का सारा जो कोज है हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपका मन करे तो सारा पढ़ लेना डिटेल में, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आपका बेसिकली जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पीरियड है वो लगभग 12 साल तक रहता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे एक नेक्स्ट स्टेज आती है जिसका नाम होता है एडोलेसेंस। मतलब 12 साल के बाद 13 से 19 साल के बीच में आप गैप लगा सकते हैं एडोलेसेंस का। मतलब 12 साल के बाद एडोलेसेंस धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और जब बच्चा 17-18 के आसपास होता है, 19 के आसपास होता है, तो एडोलेसेंस अपनी चरम सीमा पे होता है। ठीक है, तो किशोर अवस्था जिसको आप हिंदी में कहते हैं किशोर अवस्था, तो बच्चे के अंदर वो आनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस साइकोलॉजी की। ठीक है, एडोलेसेंस साइकोलॉजी क्या होती है, तो देखो इसमें हम उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जिन बच्चे की जो उम्र है वो 13 से 19 साल के बीच में है, उन बच्चों की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा अपने आप को स्ट्रेस फील करता है, और हार्मोनिकल अगर आप देखें तो उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, जिसकी वजह से उसके अंदर तनाव भी होते हैं और उसका मूड स्विंग भी होता है। कभी वो कुछ बनने की कोशिश करता है, फिर 2 महीने बाद फिर वो डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, फिर वो इंजीनियर बनने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं मूड स्विंग होना। बच्चे के अंदर इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। हार्मोनिकली चेंजेस यानी कि जो उसके अंदर का सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है इस पर्टिकुलर एडोलेसेंस पीरियड के अंदर। ठीक है, तो सारी की सारी जो स्टडी है वो हम एडोलेसेंस साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, और यही एकमात्र ऐसा पीरियड है जहाँ पे बच्चे के अंदर नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है। मतलब आपने देखा होगा अगर आप टीचर हैं स्कूल में, तो बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन इस एज में ही रहते हैं। ठीक है, और रनिंग अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहने की कोशिश करेंगे, और रेबलिंग अगेंस्ट पेरेंट्स, कोई भी बात नहीं मानेंगे, वो टीचर की भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, और हमेशा अथॉरिटी को जो है वो अपोज करने की कोशिश करेंगे। जो सेक्सुअल डेविएशन है, मतलब अगर गर्ल है तो वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होगी, और बॉय है तो वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इस तरीके से अट्रैक्शन होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हैं वो इस पर्टिकुलर एडोलेसेंट साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं, कि कोई भी बच्चा जब एडोलेसेंट स्टेज से गुजर रहा होता है तो उसके बॉडी के अंदर, उसकी थिंकिंग के अंदर किस तरीके से वो चेंजेस आते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी को। ठीक है, अब जो ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी है तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे अगर कोई पर्सन एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसको हिस्टेरिया है या फिर इल्यूजन है, भ्रम है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ को लेके फोबियाज हैं उसके अंदर, या फिर फगटफुलनेस है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है एबनॉर्मल है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई भी पर्सन एबनॉर्मली बिहेव करता है दूसरों के साथ, तो वो एबनॉर्मली बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है, उसका बिहेवियर नॉर्मल क्यों नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम इस साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मतलब जो पर्सन एबनॉर्मल बिहेव करता है तो उसकी माइंड की कंडीशनिंग क्या होती है, उसके माइंड की कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से वो सोचता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर देखो हम यहाँ पे साइकोलॉजी के अंदर ये सारी ब्रांचेस हम क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लो जैसे ये है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, अब मान लो कोई पर्सन अगर एबनॉर्मल बिहेव करता है तो वो क्यों करता है, तो इसके पीछे भी तो कोई साइंस होगी ना, तो वो साइंस को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और फिर हम दूसरों के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब पूरी ज़िंदगी एबनॉर्मल बिहेवियर ही वो शो करेगा ऐसा तो नहीं है, उसके क्या हम उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो रिमेडीज़ फिर उस पर्सन को हम देते हैं, दूसरे पर्सन पे अप्लाई करते हैं। तो ये सारी की सारी जो साइकोलॉजी बना बना के हम पढ़ रहे हैं उसके सबके मोटिवेशन मतलब उस सबका मोटिव ही ये है, उद्देश्य ये है कि हम जो है अगर एक पर्सन के साथ एक चीज़ हो रही है तो हम उस पर्सन को स्टडी करें कि भाई उस पर्सन के साथ वो चीज़ क्यों हो रही है, तो फिर दूसरे के ऊपर हम वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कंडीशन इंप्रूव की जा सके। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है और उसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी साइकोलॉजी है जिसने साइकोलॉजी को साइंस बनाया। देखो साइंस में हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करके हम अपनी बात को प्रूव करते हैं, एक उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो साइकोलॉजी है पहले इसको कोई साइंस बोलता नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आने के बाद इसको सब पॉजिटिव साइंस कहने लगे क्योंकि यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन या जो प्रिंसिपल जो आइडियाज़ निकल के सामने आते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हमें लैब्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो साइकोलॉजी की भी अपनी लैब्स होती हैं जहाँ पे हम जो है स्टडी करते हैं किसी भी किसी भी ऑब्जर्वर या फिर किसी भी पर्सन की स्टडी करते हैं थ्रू द ऑब्जर्वर, और जो वहाँ से जो पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं उसको फिर हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर या जितने भी अप्लाइड फील्ड होते हैं सब पे हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कह सकते हो या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कह सकते हो या एजुकेशनल साइकोलॉजी कह सकते हो। वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर बने हैं वो उन फील्ड पर अप्लाई बड़े आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस फील्ड की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है। बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी की, तो जैसे नाम से पता चल रहा है सोशली, देखो जो लेव वाइगोत्स्की हैं या फिर पियाजे ने भी कहीं ना कहीं सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करी है, स्टडी करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से ही हमें ये पता है कि कोई भी इंसान है, कोई पर्सन है, वो सोशल बीइंग रहा है हमेशा, मतलब दूसरों से मिलता है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है। तो जो हमारी सीखने की शक्ति है वो सोशली भी डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, अगर वो किसी अच्छे बच्चे के साथ बैठता है तो अच्छी हरकतें करता है, अच्छे बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, लेकिन अगर वही बच्चा 3-4 महीने के लिए किसी दूसरे बच्चों के साथ बैठना स्टार्ट कर दे जो कि संगति में अच्छे नहीं है, तो वो बच्चा भी जो है धीरे धीरे बुरे कामों के अंदर उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्यों चलती हैं, तो सारी की सारी स्टडी हम यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। बड़ा ईजी है इसको समझना, यहाँ पे ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नाम से देखो कि सोशल साइकोलॉजी है तो इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सारा जो इसका जो मेन अगर मैं कंक्लूजन कहूँ तो वो नाम में ही छुपा हुआ है सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं एनिमल साइकोलॉजी की। तो एनिमल साइकोलॉजी जैसे नाम से पता चल रहा है, हाँ ये एक इस तरह की साइकोलॉजी है जहाँ पे हम एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल वॉटसन का जो कुत्ते बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा। तो अब ऐसा हम करते क्यों हैं? देखो, हमने पुराने टाइम में जो साइकोलॉजी क्या होता है कि भाई हम एक तो सबसे एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हम लैब के अंदर, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ लिया, तो लैब के अंदर बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती है कि हम डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम करें क्या? तो हमने क्या किया, हमने एनिमल के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से जो कंक्लूजन निकला फिर हम उसको हम ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमल साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा रोल है। अब फॉर एग्जांपल मान लो जो वॉटसन का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा कुत्ते वाला, कि जहाँ पे कुत्ते की उसने कंडीशनिंग करी थी, सलाइवा कुत्ते को खाना दिखाया और फिर जैसे वो कुत्ता उस खाने को देखता है तो कुत्ते का सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये चीज़ें हम ह्यूमन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन को हम किसी पिंजरे के अंदर तो बंद तो नहीं कर सकते ना बहुत दिनों तक। तो ये चीज़ें ह्यूमन पे हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए एनिमल साइकोलॉजी बहुत बड़ा योगदान है। हम ह्यूमन को इतना अच्छे से समझ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनिमल साइकोलॉजी, क्योंकि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम ह्यूमन को बैठा नहीं सकते पिंजरे के अंदर, वहाँ पे हम एनिमल को बैठा के जो उनके कंक्लूजन्स हैं वो ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से एनिमल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी को। तो एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब नाम से ही पता चल रहा है, साइकोलॉजी के अंदर चाहे वो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाहे एडोलसेंट साइकोलॉजी है, चाहे आपका जनरल साइकोलॉजी है, जो भी कंक्लूजन निकलता है वो सारा हम एजुकेशनली अप्लाई करते हैं। एजुकेशन मतलब एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी का योगदान। ठीक है, एज ए टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कोई बच्चा, अब जैसे 30 बच्चे हैं, अब 30 बच्चे में मान लो 5 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो एज ए टीचर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको नॉलेज होगी कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस सभी के अंदर होता है। ठीक है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा बहुत ही खराब पढ़ता है। तो वो इसलिए नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला घर पे उसको, या फैमिली सर्कल, या फिर आप उसके पीयर ग्रुप में उसको वो एनवायरनमेंट अच्छे से नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो पढ़े। पहले ये जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं करते थे, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी में आने के बाद हम इन चीज़ों को काउंट करने लगे हैं और उन बच्चों को हम अच्छे से रिमेडीज दे सकते हैं जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो टीचर का अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अलग लेवल पे ही होता है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। और इसका एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम साइकोलॉजी के जो कंक्लूजन्स हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है क्योंकि अप्लाइड फील्ड है। यहाँ पे हम जितने भी कंक्लूजन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉ और लीगल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई भी क्रिमिनल है, वो कोई भी क्राइम है तो उसमें क्रिमिनल किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो उनके, अगर वो किसी क्राइम को अटेम्प्ट कर रहा है, कोई अपराधी है किसी भी क्राइम को अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से उसने क्राइम अटेम्प्ट किया। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जितने भी नियम कानून वाली चीज़ें हैं हम इस साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जल्दी से क्लिनिकल साइकोलॉजी की। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजी में जितना भी जो भी हम अप्लाइड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फिजिशियन का, तो फिजिशियन एक प्रकार का एक ऐसा है, जैसे डॉक्टर हुआ, वो पेशेंट के माइंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, और साइकेट्रिस्ट हुए, वो पेशेंट के माइंड को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, उसको स्टडी करेगा कि भाई पेशेंट के ऊपर क्या प्रेशर है, क्यों वो इस तरीके से सोच रहा है। तो ये सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं क्लिनिकली, वो सारी की सारी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का अप्लाइड फील्ड है क्योंकि साइकोलॉजी के जो मेन लॉज हैं वो यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आज का लास्ट पॉइंट, लास्ट जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फिर से मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी लॉज प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो हम इंडस्ट्री यानी कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर किस हिसाब से सोचता है, उसको किस हिसाब से जो है हम कोई भी डील उसके सामने रखें,
या उसको कन्विंस करें, वो जितने भी चीज़ें हैं, काउंसलिंग, इवन काउंसलिंग का पार्ट भी आ जाता है इसमें। तो वो सारा का सारा जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आज हमने पढ़ा है बेसिकली वो क्या है, वो यहाँ पे आज हमने पढ़ा है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी की जो मेन ब्रांच होती है। मैंने आपको 12 ब्रांच के बारे में बताया है, ठीक है। और अगर मैं इसको सम अप करूँ कि जो साइकोलॉजी की जो मेनली तो 2 एस्पेक्ट हैं, एक प्योर हो गया जो कि थ्योरेटिकल बेसिस ज़्यादा होता है जहाँ पे, और एक हो गया अप्लाइड। तो अप्लाइड भी इम्पोर्टेंट है जहाँ पे हम एजुकेशनल या क्लिनिकल या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात करते हैं, और प्योर जहाँ पे पूरा थ्योरेटिकली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट मोमेंट पे मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा, देखते रहें ये, क्योंकि मेरी सीरीज़ की 3rd वीडियो है। आई थिंक मैं एंड में इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप अपनी मेरे वीडियोस को देख के पूरी अच्छे से नॉलेज लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियोस आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं किसी भी टेट एग्ज़ाम में जो कि नेक्स्ट टाइम आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।